बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किए हैं उनमें लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था कैपेसिटर का, और उस कैपेसिटर का हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन स्टडी किया था। और उसमें देखा था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स की क्या, उस सर्किट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उस सर्किट की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है। क्लियर बच्चों? तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कैपेसिटर्स का दूसरा कॉम्बिनेशन, जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको इस चैनल से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। इन दिस कॉम्बिनेशन द लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बाय अ कंडक्टिंग वायर, एंड राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मतलब कि हम इस कॉम्बिनेशन में जितने भी हम कैपेसिटर्स ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, जितने भी हम कैपेसिटर्स ऐड करेंगे उन तमाम कैपेसिटर्स की लेफ्ट प्लेट जो होगी, लेफ्ट प्लेट जो है उसको हम जोड़ देंगे, इकट्ठा करके जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे। और इनकी जो राइट प्लेट होगी, ठीक है, इनकी जो राइट प्लेट होगी उनको भी हम एक कनेक्शन इकट्ठा करके उसको जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे। क्लियर हो गया बच्चों? तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतवाजी जोड़। उर्दू में कहते हैं मतवाजी जोड़, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके बच्चों, तो अब हमने इस सर्किट में जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इस सर्किट की हमने प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, ठीक है। और इस सर्किट की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया? तो प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम एक सिंगल कैपेसिटर को बैटरी के साथ जब वो जोड़ते हैं, डायरेक्ट बैटरी के साथ जोड़ते हैं, तो हमने देखा हुआ था कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होता है। तो आंसर है जितना इस बैटरी का पोटेंशियल होता है। ठीक है? कैसे? देखें, ये बैटरी का ये जो टर्मिनल है, प्लेट है कैपेसिटर की, लेफ्ट प्लेट, जिसको मैंने ए पॉइंट का नाम दिया हुआ है। ठीक हो गया? तो ये जब वो डायरेक्ट कनेक्ट है किसके साथ? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर? अब ये जो बैटरी के जो टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल वी मैंने लिखा हुआ है, ये कैसे होता है? क्योंकि जो बड़ी लाइन है उसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और जो छोटी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। तो अगर इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, इन दोनों लाइंस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस वी के बराबर है, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि दिस टर्मिनल is at zero potential and this terminal at V potential। ठीक है? तो V माइनस जीरो कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा। ठीक है? लेट्स से अगर इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फर्ज करें अगर 5 वोल्ट का है, इसका मतलब होगा कि ये जो टर्मिनल है वो 0 वोल्ट पे है, और ये जो टर्मिनल है ये 5 वोल्ट पे है। तो जिस वजह से इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 5 माइनस जीरो इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब अगर ये बैटरी V वोल्ट की है, इसका मतलब कि इसका जो हायर पोटेंशियल है ये V वोल्ट पर है, इसका जो लोअर पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट पे है, जिस वजह से इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ है? V हुआ है। तो अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है और इसका जो पॉजिटिव सिरा है वो आप देख सकते हैं कि ये इस लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये जो A पॉइंट है ये V पोटेंशियल पर है, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो ये राइट प्लेट के ऊपर कनेक्टेड है, और ये बी पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे? 0 वोल्ट। ठीक है? तो जो बी पॉइंट है वो नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, और यही जो वो राइट प्लेट के साथ कनेक्ट है, और जो ए पॉइंट है ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, और यही पॉजिटिव जो वो लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना माना जाएगा? तो आंसर है वो होगा दैट इज V। ठीक हो गया? इसका मतलब कि अगर हम एक इंडिविजुअल कैपेसिटर को, अब ये बात इंपॉर्टेंट है,
तो अगर हम एक इंडिविजुअल कैपेसिटर को डायरेक्ट बैटरी के साथ जब वो जोड़ेंगे तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस जब वो प्लेट्स के अक्रॉस होगा। बात समझ गए यहाँ तक? ये बात आपने याद रख लेनी है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अब देखें कि इस कैपेसिटर में ये जो पहला कैपेसिटर है, पहला कैपेसिटर को अगर आप लेफ्ट प्लेट को देखें तो लेफ्ट प्लेट जब वो किसके साथ कनेक्ट है, ए के साथ, और ए जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। इसका मतलब कि जो ए पॉइंट है ये कितने पोटेंशियल पर है, तो आंसर है ये वी पोटेंशियल पर है। ठीक हो गया, वी पोटेंशियल पर है। और नेगेटिव टर्मिनल जो है ये कनेक्ट है बी, और बी जब वो कितने पोटेंशियल पर है, तो आंसर है 0 वोल्ट पे है। ठीक हो गया, तो ए और बी के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आंसर है वी है। ठीक हो गया ना, वही बात समझ में आ गई। ओके, अब अगर वी पोटेंशियल जो कि ए का है और ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट जो है वो लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक हो गया, और बी पॉइंट जो है वो जो कि 0 पर है वो राइट प्लेट के साथ कनेक्ट है। अब जरा ध्यान से मुझे बताएं सोचकर कि जो कैपेसिटर पहला कैपेसिटर है, तो पहले कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हाँ इतना ही होगा। ठीक है, तो आप देख, अगर आप दूसरे और तीसरे को भूल जाए, फर्ज करें आप दूसरे और तीसरे को भूल जाए, तो अगर दूसरा और तीसरा नहीं है, ठीक है, तो आपका जो ये एक सिंगल इंडिविजुअल कैपेसिटर जब वो किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो अगर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर जब वो डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड हो तो उसके ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, जितना सोर्स का पोटेंशियल होगा, बैटरी का पोटेंशियल होगा। यस, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर जो है वो इंडिविजुअली तौर पर बैटरी के साथ कनेक्टेड होता हुआ मालूम होता है, और होता है ऐसा ही है। अगर आप दूसरे कैपेसिटर को देखेंगे, पहला और तीसरा भूल जाएं, तो पहला और तीसरा अगर आप भूलेंगे तो दूसरा कैपेसिटर जो है वो, इसको आपने इसकी दो तारें निकाली, ए और बी के साथ कनेक्ट है, और ए वी पोटेंशियल पर है और बी 0 पोटेंशियल पर है। इसका मतलब कि दूसरे कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, V माइनस 0 इज इक्वल टू V, और V पोटेंशियली किसका है, बैटरी का है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? इसी तरह जो तीसरा कैपेसिटर है, इसका भी अगर आप पहले दो को भूल जाएं तो तीसरा कैपेसिटर जब देखें, तीसरा कैपेसिटर दो तारें हमने निकाली, दो तारें ए तक और बी तक लेकर गए, और ए पॉइंट बी पोटेंशियल पर है और बी पॉइंट 0 पोटेंशियल पर है। इसका मतलब अगेन तीसरे कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V माइनस 0 इज इक्वल टू V, और वो V ही बेसिकली कौन है, बैटरी का पोटेंशियल है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर इंडिविजुअली तौर पर किसके साथ कनेक्टेड है, इंडिविजुअली तौर पर किसके साथ कनेक्टेड है, इंडिविजुअली तौर पर किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो यस, अगर कोई कैपेसिटर जब वो डायरेक्टली जब वो बैटरी के साथ कनेक्ट हो तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के दरमियान होगा, तो आंसर जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर के अक्रॉस, हर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल आने वाला है, यस, तो आंसर है उतना ही पोटेंशियल होगा जितना सोर्स का पोटेंशियल है। तो सोर्स का पोटेंशियल कितना है, V है। इसका मतलब पहले कैपेसिटर के अक्रॉस, पहले कैपेसिटर के अक्रॉस, पहले कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है, तो आंसर है V पोटेंशियल ड्रॉप होगा। दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज V पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तीसरे कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आंसर है 3 वोल्ट, V वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये बात होगी क्लियर बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बस अगर आपको ये डायग्राम की समझ आ गई कि कैसे एक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V होगा जब आप उसको डायरेक्ट या वो बैटरी के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, तो यही फंडा, यही जो फिनोमिना है वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो फिर से कि जब आप एक इंडिविजुअल कैपेसिटर को डायरेक्ट बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो जो बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल जब वो प्लेट्स के दरमियान होगा। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब अगर पोटेंशियल सेम है, व्हाट अबाउट चार्ज? अच्छा, ये बात पहले मैंने लिख ली है, इसको पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट, ईच कैपेसिटर हैज सेम पोटेंशियल डिफरेंस V एज दैट ऑफ बैटरी। ठीक है, कि हर कैपेसिटर सेम पोटेंशियल डिफरेंस जब वो गेन कर लेता है जितना बैटरी का पोटेंशियल होता है। ओके, आगे बात करते हैं चार्ज के बारे में। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी नो दैट Q is equal to CV, but
in our combination potential across each capacitor is constant, is same, so we kept V constant. V को हमने constant मान लिया। तो अगर V constant हुआ, Q is equal to C, और V को constant माना तो मैंने उसकी जगह पे लिख दिया K। तो अब इस constant को जब हम खत्म करेंगे तो यहाँ इसकी जगह पर कौन आ जाएगा? Sign of proportionality. Yes. What does this relation means? So this relation means जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी वो चार्ज ज्यादा स्टोर करेगा, और ये हम जानते भी ऐसे ही होता है, ठीक है। और जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी उस पे जो चार्ज होगा वो कम होगा। तो अगर कैपेसिटेंस देखें, हमारे केस में हमने जो कैपेसिटेंस रखी हुई है वो C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, यानी कि तीनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंसेस है वो डिफरेंट है। तो अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट होगी तो चार्ज भी कैसा स्टोर होगा? डिफरेंट स्टोर होगा, डिफरेंट डेवलप होगा। बात समझ में? अगर कैपेसिटेंस जब वो सेम होती, तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम होती, तो उनके ऊपर चार्ज भी कैसा आना था? सेम आना था। लेकिन अगर कैपेसिटेंसेस डिफरेंट है तो डिफरेंट कैपेसिटेंसेस के लिए चार्ज डेवलप कैसा होगा? हर कैपेसिटर के क्रॉस डिफरेंट होगा। ठीक हो गया? सो फॉर डिफरेंट कैपेसिटेंसेस द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। बात समझ गए? इसका मतलब कि इन तीनों कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा। C1 के ऊपर कुछ और होगा, C2 कुछ और स्टोर करेगा, C3 के ऊपर कुछ और होगा। बात समझ गए? कैसे होगा ये आपको मैंने बता दिया। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स की जुबान में। तो यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको इसकी समझ आ गई तो अब आप बता सकते हैं कि हर कैपेसिटी के क्रॉस चार्ज कैसा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो चार्ज था, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था हर कैपेसिटर के क्रॉस वो कैसा था? सेम था। ठीक है, उसकी भी हमने लॉजिकल मैथमेटिकल रीजन देखी थी। तो यहाँ पर हमने देखा चार्ज कैसा है? डिवाइड हो रहा है, और वो कैसे डिवाइड हो रहा है उसकी हमने मैथमेटिकल रिलेशनशिप से उसका जब वो आंसर देखा। क्लियर? तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में बात हमने की थी उसके उलट बातें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, वहां पर हमने देखा था जो पोटेंशियल होता है बैटरी का वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो सेम रहता था, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसको हम एक और अंदाज से भी समझ सकते हैं। एक मैंने आपको ये ऑथेंटिक रीजन से आपको मैंने बता दिया कि चार्ज हर कैपेसिटी के क्रॉस कैसा होगा? डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि हर कैपेसिटी की जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट होगी। क्योंकि कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, जितनी कम कैपेसिटेंस होगी उतना कम चार्ज स्टोर होगा। क्लियर? तो सब कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंसी है वो डिफरेंट है, जिस तरह से जो चार्ज होगा वो डिफरेंट आएगा। जी, यहां तक बात होगी क्लियर? अब जो दूसरा वे है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज कि बैटरी ने जो टोटल चार्ज Q सप्लाई किया, लेट्स से टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इज Q, और जब ये Q चार्ज है वो यहाँ पर आएगा पॉइंट A पर। अच्छा, पॉइंट A का ना एक नाम होता है, याद रखिएगा। जब दो से ज्यादा वायर आपस में कनेक्टेड हो ना तो उस पॉइंट को हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए को बच्चों हम नाम देंगे जंक्शन। क्लियर? और यहां पर जो पॉइंट बी है ये भी कौन कहलाएगा? ये भी जंक्शन कहलाएगा। जंक्शन। ठीक हो गया बच्चों? तो अब टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इज क्यू, और जब ये टोटल चार्ज है वो इस जंक्शन पर आएगा तो इसको आगे गुजरने के लिए तीन रास्ते मिल गए। ठीक है, तीन ब्रिज मिल गए उसको पास करने के लिए। तो इस टोटल चार्ज का कुछ हिस्सा जब वो C1 की तरफ चला जाएगा, कुछ हिस्सा जब वो C2 की तरफ जाएगा, और कुछ हिस्सा जब वो Q3 की तरफ जाएगा। और इन तीनों में जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी ज्यादा चार्ज उसकी तरफ मूव कर जाएगा, और जिसकी कैपेसिटेंस जरा दरमियानी सी होगी वहां पे दरमियाना सा चार्ज जाएगा, और जिसकी कैपेसिटेंस सबसे कम होगी वहां पर सबसे कम चार्ज आएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं कि ठीक है। तो इसका मतलब कि जो टोटल चार्ज होगा Q वो डिवाइड हो गया, कुछ चार्ज पहले कैपेसिटर की तरफ चला गया उसको हम बोल देंगे दैट इज Q1, और Q का कुछ हिस्सा जब वो कैपेसिटर 2 की तरफ चला गया उसको बोलेंगे दैट इज Q2, और कुछ हिस्सा इस Q का कैपेसिटर 3 की तरफ चला गया तो इसको बोलेंगे Q3।
ठीक हो गया बच्चे यहाँ तक? तो टोटल चार्ज जो होगा सप्लाइड बाय द बैटरी विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स Q1, Q2 एंड Q3। अब इसी को मैं दूसरे प्रॉपर्टी में लिखा था, चार्ज डिवेल्प्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंसेस। ठीक हो गया बच्चों कि हर कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। Therefore, total charge will be divided into Q1 plus Q2 plus Q3। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो टोटल चार्ज के बराबर ही होगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इस सर्किट की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको हम मालूम करते हैं। सो हेडिंग लगा लीजिए, कैलकुलेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब भी आपने बेटा मालूम करनी है तो कोशिश करनी है वहां से स्टार लेना है जो क्वांटिटी उस कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, तो ये आपने इसको याद रख लेना है कैलकुलेशन के लिए। सो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हमें Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू हमने मालूम करनी है, वो हम मालूम करेंगे कैपेसिटर इक्वेशन यूज करके, तो जो कि होती है Q इज इक्वल टू CV। तो अब Q1 के लिए इसी इक्वेशन को हम क्या बना देंगे, Q1 इज इक्वल टू C1 V। V1 नहीं लिखेंगे, V1 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि V कैसा है, हर कैपेसिटर के क्रॉस सेम है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज डिफरेंट है, कैपेसिटेंस डिफरेंट है, वोल्टेज सेम है। दूसरे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q2 है, दूसरे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो C2 है, और दूसरे कैपेसिटर की जो पोटेंशियल है वो कैसा है, V है। इसी तरह थर्ड कैपेसिटर के लिए Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। अब ये Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की तो यहाँ पर आ गया C1V प्लस C2V प्लस C3V। और इसमें जो ये टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज हमने मालूम करना होगा, तो उसके लिए हमने लिख दिया इसको CV। C कौन सा यूज करेंगे, इक्विवेलेंट, और V कौन सा होगा, टोटल पोटेंशियल। ठीक है, इस पूरे सर्किट की जो टोटल कैपेसिटेंस होगा उसको बोलेंगे C इक्विवेलेंट, और जो टोटल पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे V। इसलिए टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट एंड टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट। C इक्विवेलेंट इनटू V बराबर है C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन आ जाएगा, V कॉमन आ गया, अंदर बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3, और लेफ्ट हैंड साइड पर है C इक्विवेलेंट इनटू V। अब यहाँ पर जो कि पोटेंशियल सेम होता है, तो जिस वजह से इस पोटेंशियल को हम कैंसिल कर सकते हैं, और हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी C इक्विवेलेंट बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक हो गया बच्चों? तो अगर हमने यहाँ पर n कैपेसिटर लगाए हुए हों, 4 कैपेसिटर लगाए होते तो प्लस C4 आ जाता, 5वां लगाया होता तो प्लस C5 आ जाता, और अगर n कैपेसिटर लगाए होते तो प्लस Cn आ जाता। सो इफ देर आर n कैपेसिटर्स कनेक्टेड देन C इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन प्लस Cn। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, जनरल फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, उसके बाद आखिरी चीज जो कि एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ सकती है आपको। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनाया जा सकता है, जैसे मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में एक सवाल बना के दिया था, वैसे आपको सवाल कोई आ सकता है कि दो कैपेसिटर हैं, उनकी जो कैपेसिटेंस है वो फला फला है, उनको आपने जोड़ दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो बताएं उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। ठीक है, तो अगर दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस फर्ज करें जी 5 माइक्रोफैरड है और 6 माइक्रोफैरड है, इनको आपने जोड़ दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, तो यस सिंपल इनको ऐड कर देंगे, C1 प्लस C2 कर देंगे, 5 प्लस 6 कर देंगे, तो 11 आ जाएगा हमारे पास माइक्रोफैरड। ठीक हो गया बच्चों? तो ऐसे एमसीक्यूज भी आपको आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, तो इसलिए आपने इस फार्मूले को याद रख लेना है। और जो कि आपकी बुक में एक साइड पे एक टेबल भी बना हुआ है, उसमें पूछा गया है कि इस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा होती है या कम होती है, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में यही सवाल जब वो पढ़ा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा होगी या कम होगी, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए फार्मूला हमारे पास वही है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, मैं चलो दो ले लेता हूँ। ठीक है, C1 प्लस C2। अब C1 और C2 की कोई वैल्यू पुट कर दे, कोई अपनी मर्जी की वैल्यू पुट कर दे, तो मैं फर्ज करें मैं इसकी 3 पुट कर देता हूँ और इसकी मैं जब वो 6 पुट कर देता हूँ। ठीक हो गया? तो इधर हमारे पास है C इक्विवेलेंट, तो क्या आंसर आएगा, 9।
तो ये जो 9 आंसर है ये किसका है? ये सी इक्विवेलेंट का है। तो इसका मतलब कि सी इक्विवेलेंट का जो आंसर 9 आया है ये 3 से भी बड़ा है और 6 से भी बड़ा है। इंडिविजुअली C1 से भी बड़ा है ये 9 और इंडिविजुअली C2 से भी बड़ा है। इसका मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं C इक्विवेलेंट equivalent capacitance, note the combination. ओके हो गया बच्चों। equivalent capacitance in parallel combination will be larger than any individual capacitance in the combination. So therefore C equivalent must be larger than C1, must be larger than C2, must be larger than C3. ठीक हो गया बच्चों। तो ये बात जो है वो आपने याद रख लेनी है MCQs के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, जिसमें हमने सीखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होती हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन की क्या होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।